पैसा वहाँ लगाना चाहिए जहाँ कोई नहीं लगाना चाहता। वॉरेन बफेट क्या कहते हैं, व्हेन अदर्स आर ग्रीडी बी फियरफुल, व्हेन अदर्स आर फियरफुल बी ग्रीडी। तो वही सेम फार्मूला हम फॉलो करते हैं। हमने अभी गोल्ड और सिल्वर की बात की। अभी जैसे हम देख रहे हैं कि करीब करीब 1,25,000 से 1,30,000 के बीच में गोल्ड का रेट अभी चल रहा है। आप 2026 में गोल्ड को कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि 2026 मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा होने वाला है स्टॉक मार्केट को लेकर के। तो मेरे पास करीब करीब 5 या 6 ETF हैं जिन पे मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मैं आप चाहें तो उनके नाम भी बता देता हूँ आपको। जी सर, रेगुलेटरी डाटा बता रहा हूँ मैं। 93% पीपल, 93-94% पीपल लूज मनी। लोग पैसा गवाते हैं। सर, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, गाड़ी बिक गई, घर बिक गए, पेरेंट्स ने घर से बाहर निकाल दिया। मतलब सर, इस 15 साल के एक्सपीरियंस में बाल नहीं उड़े, लेकिन इतना एक्सपीरियंस जरूर हो गया कि स्टॉक मार्केट से भैया दूर रहो। और सिंपल है सर, टेलीग्राम चैनल खोलना, कोई खर्चा नहीं, कुछ नहीं। आपको जाके कुछ लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, 2 लाख रुपये महीना आपकी कमाई हो रही है। सर, 2 लाख कमाने के लोग ऐसे कर लेते हैं। बार बार मैं लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस है वो एकदम बोरिंग होना चाहिए। आपको उसमें मज़ा नहीं आना चाहिए। जहाँ एक्साइटमेंट आ रही है मतलब गड़बड़ है भाई। सच बता रहा हूँ सर, ये लोग डर जाएंगे सुन के। मान लीजिए 250 तो सेटिस्फाइड होंगे, कोई ना कोई 250 तो सेटिस्फाइड होंगे। 250 को बोलेंगे सर। मुझे आपकी बात याद आ गई, इसको 2 ही लोग प्रोडिक्ट कर सकते हैं। क्या धंधा बना हुआ है भाई? टेलीग्राम, मेरा भाई कोर्स, भाई मेरी वर्कशॉप, मेरा 99 रुपीज़ का सेमिनार, मेरा ये सॉफ्टवेयर, मेरी ये एल्गो, मेरे ये इंडिकेटर। अरे साहब, अगर वो पैसा बना रहे तो वो क्यों बेचेगा इंडिकेटर? वो क्यों बेचेगा अपना टेलीग्राम का कोर्स? वो खुद पैसा बनाएगा, पहाड़ों पे जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द योगेश एंड प्रणव शो पे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपने तरुण जी के पहले के दो एपिसोड हैं उनको बहुत प्यार किया आपने, और उन्होंने जो टिप्स शेयर किए हैं उस पे जो आंसर्स आपके मिले हैं, जो रिप्लाईज आए हैं, और आपने हमें ये भी लिखा कि आपने बहुत इंटरप्ट किया है वीडियोस के बीच में। तो इंटरप्शन इसलिए है क्योंकि क्यूरियोसिटी का जो लेवल है तरुण जी के वीडियो में वो नेक्स्ट लेवल पे रहता है और रुक ही नहीं पाता हूँ। और जहां कहीं भी लगता है कि अब तो कुछ ना कुछ पूछ ही लूं, अपनी क्यूरियोसिटी दूर ही कर लूं, तो वही कोशिश रहती है कि अपनी क्यूरियोसिटी को पूरे लेवल पे दूर करूं। और मुझे लगता है शायद वही रीजन है कि आप लोगों के भी इतने इंटरेस्टिंग कमेंट्स आ रहे हैं, जिसके बेसिस पे हमने ये डिसाइड किया कि 3rd एपिसोड हम लोग तरुण जी के साथ में करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे इस शो पे। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू एवरीवन। आपके जो भी क्वेश्चन है प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम उसको आंसर करेंगे। और लाइक करना मत भूलिएगा। करते हैं स्टार्ट। जी सर, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन जो है वो ये है कि जब भी आप कोई स्टॉक पिक करते हैं तो आपका अपना पर्सनल फॉर्मूला या मेथड क्या रहता है किसी भी स्टॉक को पिक करने के लिए? प्रणव जी, मैं स्टॉक्स में बहुत सिलेक्टिव ही ट्रेड लेता हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए भी, लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन जो भी लेता हूँ बहुत सोच समझ के लेता हूँ। और मेरा जो भी पोर्टफोलियो है उसका मैंने 5-10% एलोकेशन ही स्टॉक्स में रखा है, इससे ज़्यादा नहीं। जी। तो जब भी मैं स्टॉक करता हूँ तो पहले मैं मार्केट के ट्रेंड देखता हूँ कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। अगर लगता है कि मार्केट बुल रन में आने वाली है या आ सकती है, या मुझे स्टॉक को एक्यूमुलेट करना है और बुल रन 6 महीने बाद आएगा, तो मैं फिर सोचता हूँ उसके बारे में। तो पहले मैंने मार्केट को देखा, फिर मैंने उस इंडस्ट्री को देखा। इंडस्ट्री में डिफेंस हो गया, आईटी हो गया, XYZ कोई भी हो गया, मैंने उसको देखा। फिर उस कंपनी को देखता हूँ मैं, वो जो कंपनी है वो कंपनी क्या परफॉर्म कर रही है, मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या है, उसकी 2-3-4 लास्ट की कॉन कॉल सुनता हूँ मैं। फिर उसकी जो बैलेंस शीट आई है या फिर रिपोर्ट्स आई हैं वो पढ़ता हूँ उसको लेकर के। फिर देखता हूँ उसका म्यूचुअल फंड में जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें कितनी एलोकेशन है, कितना स्टेक लिया हुआ है, FIIs हैं या नहीं है उसको लेकर के, या उस कंपनी ने कोई नई अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड है। तो ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट मैं देखता हूँ। उसको देखने के बाद मैं कुछ कंपनीज या कुछ शेयर्स को सिलेक्ट करता हूँ। उस सेलेक्ट करने के बाद मेरे अलग फिल्टर स्टार्ट हो जाते हैं। जी। लेट्स अज्यूम मुझे समझ आया कि कंपनी जो मार्केट है वो बुल रन में आने वाली है और मुझे धीरे धीरे करके स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना है। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ TCS का। मुझे समझ आया कि TCS ने पिछले 1 साल से रिटर्न नहीं दिया है। इट्स जस्ट एग्जांपल, रिटर्न नहीं दिया। IT सेक्टर भी डाउन है करके, और IT सेक्टर को लेकर दुनिया घबराई हुई है। सबसे बड़ा मेरा एक फिल्टर है कि अगर दुनिया, सब लोग बोलते हैं ये ले लो ले लो ले लो, मैं एक स्टेप पीछे हो जाता हूँ। और लोग बोलते हैं यहाँ पैसा नहीं बनेगा नहीं बनेगा नहीं बनेगा, न्यूज़ में आ रहा है, यूट्यूब में आ रहा है, लोग बोल रहे हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं यहाँ पैसा नहीं बनेगा। जैसे आजकल क्या चल रहा है भाई, AI आ गया है। अब IT कंपनी का ज़्यादा नहीं चलने वाला। जैसे मैं एक सज्जन से मिला, वो बोले आपको पता है जो कोडिंग है ना, कोडिंग पहले जो 10 लोग करते थे अब वो एक बंदा करेगा।
तो आईटी कंपनियां खत्म है, आईटी कंपनी का कुछ नहीं होने वाला, उस टाइप से बोले। जैसे उन्होंने बोला ना खत्म है, कुछ नहीं होने वाला, मेरी बत्ती चल गई। मैंने कहा भैया अभी होगा। इसका मतलब जब रिटेल बात करना शुरू कर देना कि यहाँ पैसा नहीं बनेगा, ये सेक्टर खराब है, ये कंपनी बेकार है, सब बर्बाद हो जाएगा, मुझे वहीं इंटरेस्ट है। ये मेरा एक बहुत बड़ा पैरामीटर है। जिस सेक्टर की बात नहीं हो रही है, जिस सेक्टर का कोई डिस्कशन नहीं कर रहा है, जिस सेक्टर का कुछ भी नहीं हो रहा है, एक एस्पेक्ट हो गया बहुत पॉजिटिव बात हो रही है, एक एस्पेक्ट हो गया कोई बात ही नेगेटिव बात कर रहा है, एक हो गया बात नहीं कर रहा है। जहाँ बहुत पॉजिटिव बातें हो रही है वहाँ मैं एक स्टेप पीछे ले लेता हूँ, मैं जहाँ नेगेटिव बातें हो रही है मैं एक स्टेप आगे ले लेता हूँ, और जहाँ वो एस्पेक्ट देता हूँ जहाँ बात ही नहीं हो रही है, कोई देख ही नहीं रहा है उसको लेकर के। देखिए पैसा वहाँ बनता है जहाँ बात नहीं हो रही है। अदरवाइज तो बड़ा मजा आता है ना रील देखने में, यूट्यूब देखने में, दोस्तों से बात करने में। आप किसी पार्टी में जाओ, लोग फ्लॉन्ट करते हैं, भाई पता है तेरे भाई ने वो स्टॉक लिया था, वो पता है 20% का रिटर्न है 1 महीने का, तेरे भाई का दे करके, और उसके पोर्टफोलियो का एलोकेशन कितना होगा, 5% का, 7%, 10% का। तो ये मेरा एक बहुत बड़ा फिल्टर है, ये आसपास क्या चल रहा है मैं ऑब्जर्व करता रहता हूँ। जैसे मैं भी आईटी को लेके बुलिश हूँ, तो मैं आईटी में धीरे धीरे एलोकेशन कर रहा हूँ, थ्रू ईटीएफ कर रहा हूँ। मैं स्टॉक्स में ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं जा रहा हूँ। मैंने कुछ एलोकेशन विप्रो में करा था बीच में, कुछ टीसीएस में करा, कुछ इन्फोसिस में करा, लेकिन मैं अभी मेरे जो आईटी को लेकर के है पर्सपेक्टिव बहुत क्लियर है कि रिटर्न बनेगी, लेकिन कहाँ बनेगी आई एम नॉट क्लियर, इसलिए मैं ईटीएफ के थ्रू जा रहा हूँ। जितना भी मार्केट में आईटी का अभी पिछले 1-1.5 साल का देख रहे हैं हम लोग, सारे ही शेयर, टीसीएस की बात करें, एचसीएल की बात करें, इन्फोसिस की बात करें, विप्रो की बात करें, तो सारा ही डाउन है। पूरा मार्केट इसको लेकर नेगेटिव है। आप लेकिन कह रहे हैं बुलिश, पॉजिटिव। आई एम बुलिश, नॉट बुलिश, वेरी बुलिश, बट अभी नहीं, 6 महीने 7 महीने 8 महीने पैसा डालूंगा मैं धीरे धीरे करके। क्या ये भी एक रीजन है कि ये सारी कंपनीज अब कहीं ना कहीं अपने बहुत बड़े लेवल पे, जो अभी लेटेस्ट जितने भी हम इनकी न्यूज और इन्फॉर्मेशन सुन रहे हैं, कि ये एआई में काफी ये खुद भी इन्वेस्ट कर रहे हैं आईटी कंपनीज। अब जितनी कंपनीज की बात करें तो हमने देखा है कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर रहे हैं, विप्रो नए नए टाइअप्स कर रहा है, इन्फोसिस नए नए टाइअप्स कर रहा है। तो क्या एक ये भी वन ऑफ द रीजन है? वन ऑफ द रीजन। देखिए पैसा वहां लगाना चाहिए जहां कोई नहीं लगाना चाहता। वॉरेन बफेट क्या कहते हैं, व्हेन अदर्स आर ग्रीडी बी फियरफुल, व्हेन अदर्स आर फियरफुल बी ग्रीडी। तो वही सेम फॉर्मूला हम फॉलो करते हैं। आपने कहा आप ईटीएफ कर रहे हैं, छोटी सी डेफिनेशन ईटीएफ की और समझना चाहूँगा, व्हाट इज दिस ईटीएफ? ईटीएफ इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। उस जैसे एक म्यूचुअल फंड होता है वैसे एक ईटीएफ होता है। ईटीएफ में भी बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, या कह सकते हैं वो भी एक तरह का म्यूचुअल फंड है। ईटीएफ को आप समझिए एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इज ए काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड, जिससे आप रियल टाइम में बाय और रियल टाइम में सेल कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने एक डिफेंस फंड लिया आपने, और एक डिफेंस फंड का ईटीएफ लिया, दोनों की रिटर्न ऑलमोस्ट बराबर रहेगी, लेकिन ईटीएफ में फायदा क्या है आपको? लेट्स अज्यूम आपने फंड लिया और उस दिन उसने 5% डाउन गया था डिफेंस फंड, आप ईटीएफ पे तो उसको बाय कर सकते हो, लेकिन म्यूचुअल फंड में बाय नहीं कर पाओगे। ईटीएफ की हमने बात की, तो गोल्ड और सिल्वर को लेके ना ईटीएफ का मतलब काफ़ी सारे फंड्स मार्केट में आ गए। अगर मैं मार्केट में लेट सपोज 500 रुपये लेके निकलता हूँ, तो क्या मैं गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं सर आप। क्योंकि फिजिकल के लिए लेने जाऊंगा तो शायद मैं 500 मेरे को वापस देके जा बेटा घर जा। आप म्यूचुअल फंड भी बाय कर सकते हैं और ईटीएफ भी बाय कर सकते हैं। ईटीएफ में कौन से ईटीएफ में मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ? सबके ईटीएफ हैं, ज़ीरोधा के भी हैं, ग्रो के भी हैं, ऑलमोस्ट सारे एएमसी के हैं ईटीएफ, मिराई के भी हैं, सबके अवेलेबल हैं। हमने अभी गोल्ड और सिल्वर की बात की। अभी जैसे हम देख रहे हैं कि करीब करीब 1,25,000 से 1,30,000 के बीच में गोल्ड का रेट अभी चल रहा है। आप 2026 में गोल्ड को कहाँ देख रहे हैं? क्या 1 लाख से नीचे जाएगा, या फिर ये एक नया बहुत लोग बोल रहे हैं जैसे कि ये 2026 में गोल्ड 2 लाख रुपए तक चला जाएगा। आपको क्या लगता है? आपकी सर 2 लाख तो मेरी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और वही सेम फार्मूला, जहाँ लोग बोलने लगे मैं पीछे हो गया। अब मैं सर अपना गोल्ड सिल्वर से प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ। मैंने अपना सारा पैसा आईटी में डालना स्टार्ट कर दिया है, कुछ फाइनेंस में डालना स्टार्ट कर दिया है मैंने पैसा करके, और मैं एसआईपी की फॉर्म में जा रहा हूँ उनमें भी, क्योंकि 2026 मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा होने वाला है स्टॉक मार्केट को लेकर के। ऑफकोर्स 2025 से तो अच्छा होगा, लेकिन पहले के साल जैसा नहीं होगा कि जहाँ हम 20% 30% के रिटर्न एक्सपेक्ट करें। मेरी ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं है। सर आपके हिसाब से अगर हमें कुछ फंड मतलब सेलेक्ट करने हो और उस पे मतलब कि एसआईपी भी, मतलब फंड पे एक तो नॉर्मल एसआईपी तो आपने बहुत सारे रिकमेंडेशन हमारे ऑडियंस को दिया ही है, बट अगर कोई स्टॉक पे वो करना चाहता है, एसआईपी करना चाहता है, तो उसके लिए कुछ आप मतलब रिकमेंड कर सकते हो अपने लेवल पे? आप स्टॉक्स के नाम सुनना चाहते हैं जो हर इंसान सुनना चाहता है? जी जी।
देखिए अभी के लिए मैं आपको बोलूँगा 4-5 ETF हैं जिसमें मैं अपनी खुद की SIP कर रहा हूँ। बेसिकली मेरी ETF की एक स्ट्रेटेजी है, आप चाहेंगे तो मैं आपके दर्शकों को बताऊँगा। नहीं, हम बिल्कुल चाहेंगे। अच्छा ठीक है, तो पहले ETF की स्ट्रेटेजी की बात जी, करते हैं। जी। तो मेरे पास करीब करीब 5 या 6 ETF हैं जिन पे मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मैं आप चाहें तो उनके नाम भी बता देता हूँ आपको। जी। एक है निफ्टी ETF, फिर है SDFC स्मॉल कैप 250, एक है मिड कैप 150, एक IT 20 और एक हैंगसेंग 20, और कभी कभी गोल्ड सिल्वर की ETF भी मैं उसमें ले रहा हूँ। जी। अब इसमें करता क्या हूँ मैं, जिस दिन भी मार्केट 2%, 1% जब भी मुझे दिखी, क्योंकि बिकॉज मेरा तो फुल टाइम काम भी है, राइट, राइट। मैं उसमें कुछ बाइंग कर लेता हूँ। जब मुझे रिटर्न समझ आती है 10-12% मैंने कमा लिया, मैं एग्जिट कर देता हूँ। कभी कभी 5% पे भी एग्जिट कर देता हूँ मैं मार्केट के हिसाब से। तो इस तरीके से मुझे करीब 2% का रिटर्न अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है, और दिस इज़ नॉट एट ऑल रिकमेंडेड, और आपको भी नहीं करना चाहिए, मुझे भी नहीं करना चाहिए, लेकिन जैसे आपको चुल है मुझे भी कभी कभी चुल उठती है, तो मैं उसके लिए कर रहा हूँ। 24% का जो रिटर्न आ रहा है आपको बड़ा लुक्रेटिव लग रहा होगा, बट वो लुक्रेटिव नहीं है। इसमें ब्रोकरेज भी जाती है, टैक्स भी जाते हैं, और बहुत सारे चार्जेस होते हैं डीमेट में, वो सब जा रहा है। तो घूम फिर के रिटर्न वो 16, 17, 18%, और मुझे लगता है जैसे आगे मार्केट बढ़ेगी तो 15% पे ही आ जाएगा वो। तो रिकमेंडेड नहीं है, बट अगर आपको बहुत ही चुल है, आप 5-6 ETF सेलेक्ट करो, उनमें पैसा डालना स्टार्ट करो। सबसे बड़ी चीज़, आप पैसा गवाओगे नहीं। सर रेगुलेटर डाटा बता रहा हूँ मैं, 93% पीपल, 93-94 पीपल लूज मनी, लोग पैसा गवाते हैं। सर मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, गाड़ी बिक गई, घर बिक गए, मतलब पेरेंट्स ने घर से बाहर निकाल दिया। मतलब सर इस 15 साल के एक्सपीरियंस में बाल नहीं उड़े, लेकिन इतना एक्सपीरियंस जरूर हो गया कि स्टॉक मार्केट से भैया दूर रहो। तो सर मेरे पोर्टफोलियो का 5-10% एलोकेशन ही रखता हूँ मैं करके, नॉलेज होने के बावजूद। और मैं पढ़ाता भी था स्टॉक मार्केट एक टाइम पे, तब भी मुझे लगा कि यार पीस ऑफ द माइंड रहना चाहिए, और पैसा बनाना है, वेल्थ क्रिएशन करनी है। सर FNO में मैंने लोगों को सुना है कि उसमें लोग बहुत पैसा मतलब कई Waste हो बार जाता है वेस्ट या हो जाता है या खत्म हो जाता है। डूब जाता है, लॉसेस हो जाते हैं बहुत सारे लोगों को। FNO का मतलब क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या एग्जैक्ट मतलब आपके हिसाब से क्या स्ट्रेटजी है या क्या करना चाहिए? सर फ्यूचर एंड ऑप्शन में मेरे हिसाब से जो रिटेल इन्वेस्टर है कोई पैसा नहीं बना पाएगा। मुझे ट्रॉल किया जाएगा, मुझे मालूम है, हेट मिलेगी मुझे, लेकिन सर मैं सच बता रहा हूँ, पैसा नहीं बना पाएंगे। आपका कंपटीशन इंसान से है ही नहीं यार, आपका कंपटीशन रोबोट, मशीन, इतने बड़े बड़े AI सॉफ्टवेयर से है आपका कंपटीशन। आप वहाँ जाओगे निफ्टी के कॉल बाय करने के लिए, मान लीजिए पुट बाय करने के लिए, उसको पता है यार आप बाय कर रहे हो, वो रेशियो निकालेगा। 100 लोग टोटल हैं, 60 लोग बाय कर रहे हैं CE, मुझे मार्केट को कहाँ ले जाना है, कैसे गिराना है, इनको स्टॉप लॉस कैसे हिट कराना है। सर आपका कंपटीशन AI से है, रोबोट से है, इतने बड़े बड़े मशीन बैठे हैं। सर IIT के लोगों को ना 4-4, 5-5 करोड़ का पैकेज देते हैं फ्रेशर्स को, उनको उठाते हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स बनते हैं, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स बनते हैं, वो सॉफ्टवेयर ट्रेड कर रहे होते हैं। कैसे जीत जाओगे आप उससे? आप बताओ, पॉसिबल है? आप चलो 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग कमा लेंगे पैसा, आई एग्री, कमा लेंगे लाखों में से, लेकिन भाई साहब अगर आप इतने समझदार हो ना, आप IAS भी क्रैक कर लोगे। अगर आपको लगता है आप इतने समझदार हो ना, फिर आप बिजनेस बना लोगे उसमें बहुत बड़ा करके। क्योंकि सर मैंने ऐसे लोगों को देखा है, 2015-16 में हमारे एक बॉस हुआ करते थे, बोले यार मैं जॉब छोड़ दिया, मैं ये कर रहा हूँ। पहले साल उन्होंने सर करीब 150% की रिटर्न दी। किसी ने 1 लाख लगाया, भाई वो इतना खुश हो गया ज़बरदस्त तरीके से, और उनका 1-1.5 साल बढ़िया चला। ऐसा नहीं, उन्होंने अच्छा पैसा बनाया, अपनी रिपोर्ट खोल के दिखाई, सब कुछ करा उन्होंने। सर 2019 के आसपास ही लॉस्ट एवरीथिंग। एवरीथिंग मीन सर एवरीथिंग, घर बिक गया उनका। बिकॉज लोगों से देखो सर, आप इस दुनिया को क्या है सर, यूट्यूब की दुनिया में आप 2 दिन स्क्रीनशॉट डाल दो मैंने प्रॉफिट बनाया है, और स्क्रीनशॉट कैसे होंगे? एक में कॉल ली होगी, एक में पुट लिया होगा। सेम कहीं तो कुछ आएगा। एंजल का अकाउंट है, एक में कॉल लिया, एक में पुट लिया है, कहीं तो प्रॉफिट होगा ना। भी स्क्रीनशॉट डाल दिया मैंने, फिर आजा भैया मेरे टेलीग्राम में 2000 पे 2000 सर अगर वो बंदा पैसा बना रहा है ना, वो तो टेलीग्राम चलाने की जरूरत नहीं होती। सर 2000 महीना, वो कहता है यार, उसको वो भी समझदार है, कहता 100 लोग करने हैं, 2 लाख का पक्का मेरा। और सिंपल है सर, टेलीग्राम चैनल खोलना, कोई खर्चा नहीं, कुछ नहीं। आपको जाके कुछ लोगों को बेवकूफ बनाना है, 2 लाख रुपये महीना आपकी कमाई हो रही है। सर 2 लाख कमाने के लोग ऐसे कर लेते हैं। सर मार्केट में हम लोग देखते हैं कि जैसे मार्केट उठ रहा होता है
तो लोग उस दिन जो भी शेयर उठ रहा है उसमें पैसा लगा देते हैं, है ना, और ऐसा करते 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 ना ऑलमोस्ट 400-500 स्टॉक खरीद के बैठ जाते हैं और वो ऐसा मतलब परेशान रहते हैं कि बट आइडियली आपके हिसाब से कितने मतलब शेयर आपको, मतलब ताकि आप एटलीस्ट मैनेज कर पाओ, वो स्ट्रेस ना हो जाए आपको। सर देखिए, मैनेज करने की बात करें तो 5 स्टॉक मैनेज करना बहुत मुश्किल है आपको। सर एक स्टॉक को ट्रेड करना ना इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। मतलब आपको सर ग्लोबल ग्लोबल देखना है, आपको इंडिया लेवल पे देखना है, इंडस्ट्री वाइज देखना है, कंपनी वाइज देखना है, मैनेजमेंट देखना है। सर बहुत 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 चीज़ें होती हैं। मैं अभी किसी से बात कर रहा था, आप क्या अज्यूम कर रहे हैं 10 साल के बाद बैंक्स की फिजिकल ब्रांच हुआ करेंगी? सर बहुत कम बैंक की ब्रांच हुआ करेंगी फिजिकल ब्रांच। बैंकों ने इतना ट्रस्ट जीत लिया होगा ना अपना, वो डिजिटली काम करेंगे। ये बहुत बड़ी प्रोजेक्शन कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं आपको, आपके शो पे आके, और आप देखिएगा ऐसा होंगे 10-15 साल के बाद ब्रांचेस कम होंगी। क्योंकि देखो ब्रांचेस को भी समझ आ रहा है, बैंक को समझ आ रहा है कि डिजिटली हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ, अगर आप बैंकिंग में इन्वेस्ट कर रहे हो, मेरा बैंकिंग में थोड़ा सा एक्सपोजर है, तो मैं पढ़ता रहता हूँ उस चीज़ को लेकर के। सर ये बहुत बड़ा रिस्क है। मान लो कल एक ब्लैक रॉक टाइप का या फिर कोई बहुत बड़ा बैंक आएगा और किसी एक बड़े बड़े बैंक को खरीदेगा और बहुत सारे बैंक्स बंद होंगे और आपकी इन्वेस्टमेंट है उसमें। तो सर रिस्क बहुत बड़ा है स्टॉक को लेना। लेकिन आपके आपके क्वेश्चन पे आता हूँ मैं, अगर आप 25-30 स्टॉक रखो, और मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, 25-30 स्टॉक में से 80% स्टॉक्स अगर आपके जीरो हो गए, जीरो बोल रहा हूँ सर, अगले आने वाले 30 साल में जीरो हो गए, और 10% स्टॉक सिर्फ 10-12-15% से ग्रो करें, और बाकी की जो 10% हैं उसमें से भी सिर्फ 1 या 2 स्टॉक मल्टीबैगर निकल गए, तब भी आपका सी जैसा 10-12-15% का आ जाएगा। मल्टी बैगर एग्जैक्टली आप समझाएंगे हमारे ऑडियंस को कि मल्टी बैगर फंड्स क्या होते हैं? सर मल्टीबैगर स्टॉक्स क्या होते हैं, आपने 100 रुपये डाले, उसमें एक उस 100 रुपये के 1000, 2000, 5000, 10,000 बन गया। लाइक एशियन पेंट इज एग्जाम्पल। अच्छा, मैं कहता हूँ स्टॉक मार्केट के अंदर एक एंट्री करना आसान है, देखा कि ये चल रहा है, रैली आ रही है, कर रही है। स्टॉक मार्केट पे से एग्जिट कब लेनी चाहिए, कितनी परसेंटेज पे लेनी चाहिए, क्या कोई एग्जिट का रूल है? देखिए, आपने स्टॉक मार्केट में एंटर किया, आपने स्टॉक्स बाय करे, आप स्टॉक को ऑब्जर्व करते रहिए, जहां लगा स्टॉक में पंगा आप एग्जिट मार दीजिए। इवन लॉस पे भी मुझे लगता है कुछ स्टॉक्स पे बिल्कुल हमें करना चाहिए। एग्जिट कर देना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। जब कंपनी के 100%। फंड्स बार बार आपको लग रहा है डिक्लाइन हो रहे हैं, या फिर इस फेज पे आ चुके हैं जहाँ पे आपने शायद ऑब्जर्वेशन 100% करना चाहिए सर। और मैं कहता हूँ सर, लोग उल्टा करते हैं, जहाँ प्रॉफिट हो रहा होगा उसको बेच देंगे, जहाँ लॉस हो रहा होगा उसको एवरेज कर लेंगे। बहुत बहुत सही बात अब मैं आपने आपको बोली है। येस बैंक का एग्जांपल देता हूँ। जब येस बैंक का इशू आया था, तो एक क्लाइंट है, उसके 100 या 106 रुपये के आसपास की पोजीशन थी, एवरेज पोजीशन। तो 60-70 आया, फिर उसने और बाय किया। 30-40 आया, उसने और बाय किया। 20-25 आया, उसने और बाय किया। 12-15 आया, उसने और बाय किया। और आज उसकी एवरेज पता नहीं शायद 40-50 रुपये की होगी, और वो फंसा हुआ। अभी यस बैंक 22 पे, हाँ, 22 कुछ पे। ऐसे ऐसे जी करके। जी जी। हाँ, अब आपके व्यूअर को एक चीज़ बताता हूँ, अगर कभी कभी ऐसी कॉल लेनी होती है आपको, जहाँ मैंने येस बैंक में ली थी, मैंने 8-9 रुपये में बाय किया था जब एकदम हिट किया था, और मैंने उसको शायद 12-14 रुपये में बेच भी दिया था मैंने, वो शॉर्ट टर्म ट्रेड था करके। राइट। वो मौके वाला ट्रेडिंग थी। देखिए, ये समझ आ रहा था जो उस टाइम स्टेटमेंट्स आ रही थी, जो न्यूज़ चल रही थी, कि यार बैंक को ख़त्म तो नहीं होने देंगे ये, कोई ना कोई पकड़ लेगा। वही हुआ, बाद में सबने पैसा डाला और बच गया इस बैंक। अच्छा, आपने बातचीत करी कि हमारा कंपटीशन जो है वो एआई से है, ऐप से है या कुछ है। एब्सोल्युटली। अब इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारी ऐप भी आ गई हैं, जिसके अंदर बताते हैं कि आपको एआई प्रिडिक्ट करके बता पाएगा किस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है, किस में नहीं करना है, कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करनी है। क्या इस तरीके की ऐप आपने यूज़ करी है या उसको सपोर्ट करते हो? सर मैं तो सपोर्ट नहीं करता। और दूसरा, मैं आपको ना एक बहुत बड़ा जाल है, वो मैं आपको बताता हूँ, व्यूअर को बड़ा अच्छा लगेगा सुन के। 2011 में जब मैं मार्केट में आया, तो उस टाइम लोगों को कॉल आया करती थी कि सर हम आपको ट्रेडिंग कराएंगे, XYZ ये करेंगे। वो मेजर उस टाइम पे ब्रोकर से वो कॉल करते थे, और बाहर से भी कुछ कॉल आती थी, एडवाइजरी कॉल्स उसको लेकर के। मध्य प्रदेश, इंदौर, मुंबई, बहुत सारी लोकेशंस ऐसे उन लोगों की कॉल आती थी। वो तब से स्टार्ट हुआ है, अब ये उसकी नई फॉर्म है। मुझे आपकी बात याद आ गई, एआई इसको 2 ही लोग प्रोडिक्ट कर सकते हैं भगवान। अच्छा सर, वो लोग करते कैसे हैं? मतलब मेरे किससे बात हुई, उसने बताया, कह रहा 500 लोग राजी हुए काम करने के लिए, 250 बोलेंगे स्टॉक बाय करो, 250 लोग बोलेंगे सेल करेंगे।
मान लीजिए एक 250 तो सेटिस्फाइड होंगे, कोई ना कोई Exactly. 250 तो तो सेटिस्फाइड 250 होंगे। को 250 को बोलेंगे सर 125 लोगों को बाय करो, 125 लोगों को सेल करेंगे, फिर 125 लोग हो गए, फिर उसको हाफ कर देंगे, हाफ करते करते लास्ट के 5-10 लोग होंगे, उनसे वो 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए ले लेंगे एडवाइजर के नाम पे। सर आपको 10 कॉल दिया मैंने, 10 की 10 कॉल सही है, पर आपको पता नहीं है आप वो 500 में से वो 5 मूर्ख लोग जो बन रहे थे वो आप हो। अच्छा, एक स्टॉक मार्केट के अंदर दो तरीके की कैटेगरी के लोग हैं जो कहते हैं मैं फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर स्टॉक बाय करता हूँ, और दूसरे लोग हैं जो चार्ट को प्रिडिक्ट करके करते हैं कि ये आपका जा रहा है, ये जा रहा है। तो क्या चार्ट से भी प्रिडिक्ट किया जाता है स्टॉक मार्केट की, ये बढ़ेगी या ये दोनों घटेगी? सेगमेंट अलग सेगमेंट है सर, एक है ट्रेडर, एक है इन्वेस्टर। ट्रेडर क्या बोलता है, पैसा डाल निकाल देख लेंगे क्या होगा, ठीक है। वो फ्यूचर एंड ऑप्शन भी करते हैं, कॉल पुट से बोलते हैं, वो लोग स्टॉक्स को शॉर्ट टर्म के लिए बाय भी करते हैं, वो कभी कभी दिन में शॉर्ट सेल भी करते हैं। शॉर्ट सेल क्या होता है आपके व्यूअर को बता देता हूँ। आपने एक स्टॉक लिया जो इंडिया में अलाउड नहीं है डिलीवरी बेसिस पे, पर इंट्राडे आप कर सकते हो। मान लीजिए HCL का स्टॉक है, आपने उसे सेल कर दिया, आपको लग रहा है आज नीचे गिरेगा, और जब मार्केट बंद होने से पहले आपने उसे बाय कर लिया, जो डिफरेंस ऑफ आपका प्रॉफिट है उसे शॉर्ट सेल कहते हैं। तो उसे वो ट्रेडर्स बेसिकली क्या हो गए जो इंट्राडे करेंगे या फिर 1-2 दिन के लिए करेंगे, वो चार्ट ज़्यादा यूज़ करते हैं। जो इन्वेस्टर होते हैं वो बैलेंस शीट पढ़ते हैं, इंडस्ट्री पढ़ते हैं, वो स्टडी करते हैं, बेसिकली एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, मैनेजमेंट की कमेंट्री पढ़ते हैं, और थोड़ा बहुत कभी कभी चार्ट भी देख लेते हैं। तो मैंने आपका एक खुद का आपका एग्जांपल बताया आपने, जब ETF में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो 24% का रिटर्न आपने एक्सपेक्ट किया, वो भी घूम फिर के 15-16% रह बिल्कुल। जाएगा। मैं कह रहा हूँ जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं स्टॉक्स के साथ के अंदर भी, और या सभी, तो अपने क्यों नहीं शांति से बैठ के म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार इन्वेस्टमेंट करके 12-15% ले लो? तभी तो बोलता हूँ सर मैं म्यूचुअल फंड सही है तभी कहता हूँ म्यूचुअल फंड सही है, आप म्यूचुअल फंड करो। देखो सर, बार बार मैं लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस है वो एकदम बोरिंग होना चाहिए, आपको उसमें मजा नहीं आना चाहिए। जहाँ एक्साइटमेंट आ रही है मतलब गड़बड़ है भाई, आपको एक्साइटेड नहीं होना है, आपको बोरिंग होना चाहिए। स्टॉक मार्केट किसके लिए है फिर? सर स्टॉक मार्केट है, आप रिटायर हो चुके हो, आपको SW से 2-3 लाख रुपए आ रहे हैं, और आप 4-5 लाख रुपए डाल के बैठे हो और अपना टाइम पास कर रहे हो। आप सुबह उठते हो, न्यूज़ देखते हो, आप न्यूज़ देखने के बाद थोड़ा ट्रेड मारते हो, फिर शाम को दोस्तों के साथ बैठ के आज मैंने ये किया, ये बातें कर रहे हो। एक इनके लिए है। दूसरा, जो जुआ ऑफिशियल वे में खेलना चाहते हैं उनके लिए है बेसिकली। कुछ लोग टाइम पास करना चाहते हैं उनके लिए है, लेकिन जो रियल में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, पैसा बनाना चाहते हैं, उनके लिए स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं है। तो बहुत सारे लोग जिन्होंने पैसा बनाया है, जैसे हम राकेश झुनझुनवाला के एग्जांपल लेते हैं, तो उनके केसेस में उन्होंने मैक्सिमम टाइम स्टॉक बाइंग को ही मतलब प्रेफरेंस दिया। उन्होंने जैसे टाइटन्स के शेयर के साथ में उसकी वैल्यूएशन उस लेवल पे लेके चले गए। तो उन लोगों ने जो पैसा बनाया उस केस को आप कैसे देखते हैं? सर देखिए, पैसा बनता कैसे, पहले उस पर थोड़ा सा मैं आपको बोलूँगा। पैसा बनेगा बिजनेस से, या तो आप बिजनेस करो, बिजनेस नहीं कर सकते आप किसी के धंधे में पैसा लगाओ। सर उन्होंने स्टॉक में पैसा नहीं लगाया, आप स्टॉक में पैसा लगाना चाहते हो, आप उसके धंधे में पैसा लगाओ। सर झुनझुनवाला साहब खुद बोलते हैं यार मुझे भी नहीं पता था कि इतना आगे बढ़ जाएगा ये। अंदर की बात बता रहा हूँ वो सर, किसी को नहीं पता सर कौन सा स्टॉक कहाँ कब कैसे बढ़ जाएगा, किसी को नहीं पता सर। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर भी क्लेम करते हैं स्टॉक से प्रॉफिट आया, वो उन्होंने किसी ना किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया, वो वेल्थ बढ़ गई, शायद मेरे को ऐसा लगता है। मैंने ज्यादा नहीं सर, स्टॉक से नहीं भी पैसा बना है सर। पैसा उनका स्टॉक बना से है ही सर, है। स्टॉक से पैसा बना है, मैं स्टॉक ये से। नहीं कह रहा सर। अगर उनको पता होता वो 5% या 10% क्यों लेते, ज़्यादा लेते ना सर वो। सर रिस्क है उसमें। और नहीं, उन्होंने टाइटन्स जिस टाइम पे लिया था तो उस टाइम वो 3 रुपए का शेयर था, तो हाँ, शायद कुछ- उन्होंने पेनी स्टॉक करके उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था। आज की वैल्यूएशन उसकी आप देख सकते हो सर कि देखिए, ब्रांड नेम था। देखिए सर, विजन भी होता है। अच्छा, अब बात कर रहे हो कि यार राकेश झुनझुनवाला जैसे लोग या फिर विजय केडिया जैसे लोग, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। राइट। सर आप बताओ, आप किस कंपनी के CEO से, मैनेजमेंट से जाके बैठ के मिल सकते हो सर? आप किस बड़े पॉलिटिशियन के साथ आप बैठ सकते हो, बात कर सकते हो, या उससे सलाह ले सकते हो? किससे सर आप बताओ? सर बहुत बड़ा गेम है सर ये, बहुत बड़ा गेम है सर ये। सर आप एक बात सोचो ना, अगर आप 10% से भी कंपाउंड करते हो ना म्यूचुअल फंड को, 10% से भी, इन एवरी 7 years योर मनी विल बी गेट डबल। हर 7 साल में पैसा डबल कर लोगे। क्या चाहते हो बिना कुछ करे? ना डीमेट खोलना, ना न्यूज़ देखनी, ना न्यूज़पेपर पढ़ना, ना कोई स्टॉक ट्रैक करना, म्यूचुअल फंड में डाला, खत्म। इसलिए कहता हूँ सर म्यूचुअल फंड सही है। आपने तरुण जी बोला वेल्थ क्रिएशन, बट वेल्थ क्रिएशन के अंदर जो टाइम है वो भी बहुत ज़्यादा लंबा समय है। आपने बोला बहुत सारी इच्छाएं माननी पड़ती हैं, बट एक चीज़ ये भी है, अपने प्रेजेंट में जीना है ना, अपने
बच्चों के लिए या अपने उनके लिए थोड़ी कमा के रखना है। मेरे को मेरे आज के अंदर जीना है कि मैं अपना प्रेजेंट तो ठीक करके एंजॉय कर पाऊँ, अदरवाइज वो प्रॉपर सेविंग ही करता रहा सारी चीज़ को। आज तो मैंने अपना ख़राब कर लिया, तो क्या जो आज अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं उनके लिए स्टॉक है? अगर आपको वेल्थ क्रिएशन करनी है ना जल्दी से, तो 30 साल लगेंगे, और स्लो स्लो करनी है तो 20 साल लगेंगे। नाउ यू डिसाइड क्या करना है। बोरिंग। 20 साल में करना है, 30 साल में करना है। सर कोई शॉर्टकट नहीं है। सर देखो, लोगों का ना धंधा बना हुआ है। क्या धंधा बना हुआ है भाई? टेलीग्राम, मेरा भाई कोर्स, भाई मेरी वर्कशॉप, मेरा 99 रुपीज़ का सेमिनार, मेरा ये सॉफ्टवेयर, मेरी ये एल्गो, मेरे इंडिकेटर। अरे साहब, अगर वो पैसा बना रहे तो वो क्यों बेचेगा इंडिकेटर? वो क्यों बेचेगा अपना टेलीग्राम का कोर्स? वो खुद पैसा बनाएगा, पहाड़ों पे जाएगा, पर्सनल लोन लेगा, एक मान लो 20 लाख, 50 लाख, 10 लाख, 5 लाख, उसको बढ़ाएगा ना। आपके पास क्यों आएगा? भाई साहब, एक सेमिनार देने में ना एक एक डेढ़ घंटा जो लगता है, उसके पीछे मेहनत है 4-5-6 घंटे, 10 घंटे की जान निकल जाती है उसकी। फिर भैया आप, मैंने देखा है बहुत लोगों को 99 रुपीज़ का सेमिनार, सर लाइफ चेंज कर देगा आपका, मजा आ जाएगा आपको, और ऐड चलाएंगे उसके लिए। सर एक मैं बात कर रहा था स्टॉक मार्केट वाले बंदे से, कहता मेरा 3,000 रुपये का कोर्स है, 3-3,500 रुपये GST मिला करके। कहता भाई कुछ नहीं कमाता इससे मैं। कहता इतनी ऐड चलाता हूँ, इतनी ऐड चलाता हूँ यूट्यूब पे, इतनी ऐड चलाता हूँ यूट्यूब पे कि भैया 99 रुपीज़ के सेमिनार में लोग आते हैं, उसमें खर्चा, फिर उसके बाद भैया ये 3,000 के कोर्स में है, उस पर खर्चा। मैंने कहा फिर कमाता कैसे यार तू? कहता है वो उसमें से कुछ कट जाते हैं, जो 50,000, 60,000, 1 लाख देते हैं, वहाँ से कमाता हूँ मैं। सर ये पूरी ना हिरार्की बनी हुई है। पहले फनल है सर पूरा। पहले फ्री सेमिनार में लाओ, फिर 99 करो, फिर 5,000 करो, फिर 10,000 करो, फिर 50,000 करो, फिर लाख रुपए करो। बस आप कोर्स बेचोगे, पैसा कमाओगे। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ किसी चीज़ के। आप, मुझे बहुत ट्रोल होने वाला है इसमें, मुझे मालूम है, मैं अगेंस्ट किसी के नहीं हूँ। लेकिन भाई मैं कह रहा हूँ, आप 20, 25, 50,000, लाख रुपए कमा रहे हो, आप जो भी काम करते हो, आप एक कैमरा भाई का एग्जांपल लेते हैं भाई, ये और नेक्स्ट चीज़ सीखेगा ना, कैमरा कैसे अच्छे से चलाना है, पॉडकास्ट कैसे रन करना होता है, मैं यहाँ मैनेजर कैसे बन जाऊँ, उस पर सीखना भाई, उस पर कोर्स कर तू भाई। स्टॉक मार्केट से 5 साल में कैसे करोड़पति बने। अरे भाई तू 20 साल में बनने वाला था, 50 साल में बनेगा, रहने दे, कोर्स मत कर। सर जैसे कि हम लोग अब ऑब्वियसली आपने बुलिश हो शेयर मार्केट को लेके, एंड आपने म्यूचुअल फंड की बात की। सर म्यूचुअल वेरी बुलिश। म्यूचुअल फंड की आपने बेसिकली बात की, तो म्यूचुअल फंड में भी देखते हैं ना कि हम कोई भी जो फंड मैनेजर है वो बहुत सारे फंड को बड़े केयरफुली पिक करता है। लेट्स सपोज उसने एक 50 पोर्टफोलियो फंड्स को पिक किया, और उन 50 फंड के बेसिस पे अपना उसने एक अच्छा सा म्यूचुअल फंड क्रिएट किया। तो क्या हम उसमें से जो बेस्ट परफॉर्मिंग, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने बड़े स्मार्ट तरीके से वो फंड निकाले, बिल्कुल, उन फंड्स को इन्वेस्ट करना कैसा, मतलब मेरे को तो पर्सनली बहुत अच्छा आउटकम मिलता है जब मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली जो भी फंड अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, म्यूचुअल फंड है ना, तो उनके इन्वेस्टेड फंड्स में इन्वेस्ट करता हूँ 2-3 पिक करके, जो मुझे लगता है कि ठीक है। ये कैसी स्ट्रेटजी रहेगी? सर मैं ना हर मंथ ऑलमोस्ट एक फंड मैनेजर से मिलता हूँ, मेरी मीटिंग होती है किसी न किसी फंड मैनेजर से। सर अंदर की बात बताऊं, उनको भी नहीं पता क्या चलने वाला है। सच बता रहा हूँ सर, ये लोग डर जाएंगे सुन के। एक फंड मैनेजर को भी ना उतनी क्लियरिटी नहीं कि वो चलने वाला है। सर अगर उसको क्लियरिटी है ना, 60, 50, 40 स्टॉक नहीं लेगा सर, वो उसमें 10% एलोकेशन कर देगा वो। सर आप जो कर रहे हैं ना, इट्स ए वेरी रिस्की थिंग। सर फंड मैनेजर तो डाइवर्सिफाई कर रहा है, 40 स्टॉक लेके, आप 4 लेके बैठे हो, उसको मालूम है ना 40 में सब नहीं चलेंगे, आप कह रहे हो 4 चलेंगे, आप उससे स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो। सर स्मार्ट लोग ना वेल्थ थोड़ी लेट क्रिएट करते हैं। नहीं, मैं आपके गाइडेंस में रहूंगा। फंड मैनेजर प्लस आपकी एडवाइस भी मान के चलूंगा, क्योंकि बिना आपकी एडवाइस के तो ऑब्वियसली 4 फंड तो बस एक कहने वाली बात हो गई। बट देखो आपके पोर्टफोलियो का 5% एलोकेशन है, मुझे मालूम है, तो सर वो राइट, मजे आ रहे हैं ना, कोई बात नहीं, करेंगे, कोई बात नहीं। आपने एलोकेशन की अभी बात करी, तो एलोकेशन के हिसाब से जैसे कि आपने अभी 10% बोला कि मैं शेयर मार्केट में, अब मैं इस चीज़ को समझना चाहता हूँ, क्योंकि आपने जैसे ETF की भी बात की, गोल्ड सिल्वर की बात कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड, मतलब इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी आपकी पूछना चाह रहा हूँ मैं नॉर्मली, जैसे म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, देन गोल्ड और सिल्वर, आपके मतलब एक बेस्ट एलोकेशन क्या है? कितना आपका म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए, कितना आपका शेयर मार्केट में जाना चाहिए, और कितना आपका गोल्ड और सिल्वर, या कुछ और अगर आप सजेस्ट कर सके हमारी ऑडियंस को? सर मैं ना रिटेल इन्वेस्टर को एक बात बोलना चाहता हूँ, आपको लूटने के लिए ना बहुत जाल बिछाए जा रहे हैं। सच बता रहा हूँ आपको, कोई नहीं बोलेगा वाली बात। आपको क्या बोला जाता है, आप पहले म्यूचुअल फंड करो, बोलते हैं जी ETF करो, अच्छा जी
डीमेट खोल के शेयर वेयर भी कर लो जी, थोड़ा फ्यूचर में ऑप्शन भी कर लो। फिर क्या बोलते हैं, थोड़ा यार फंड बढ़ रहा है आपका, यार आप अपने जॉब से ज़्यादा पैसा कमाने लगे हो, अब SIF आ गया नया, तो SIF करो, फिर ज़्यादा जी PMS करो, फिर पता नहीं सर क्या क्या आगे बहुत सारी चीज़ें आ गई, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा सर। आप चुपचाप ना 80% एलोकेशन अपना म्यूचुअल फंड में कर दो। आप गोल्ड सिल्वर की बात कर रहे हो सर, मुझे 10 में से 9 लोग सबके घर में गोल्ड है सर। फिजिकल वाइफ के पास, फिजिकल फॉर्म में, उसकी वाइफ के पास, मदर के पास, फादर के पास, आजकल तो लड़के लोग भी पहनने लग गए हैं, जी, चाहे वो बाली हो चाहे कुछ भी हो। तो सर हो गए, तो गोल्ड सिल्वर को वहां छोड़ दो फिजिकल फॉर्म में, राइट। ठीक है भैया। अपनी बीवी को, मदर को कुछ गोल्ड का गिफ्ट कर दो, साल में खुश हो जाएंगे वो भी, ठीक है। आप 80% 90% एलोकेशन अपना इक्विटी में रखो, आपकी एज के हिसाब से। यार आप 20 25 30 साल के हो, डालो ना इक्विटी में, आपको इक्विटी ही करना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए आपको। बहुत लोग आपके पास आएंगे, भाई फंड बड़ा हो गया, PMS ले लो, SIF ले लो, भाई साहब ब्रोकरेज जाता है उसके अंदर। म्यूचुअल फंड में आज लोग डायरेक्ट की बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, भाई साहब जो ब्रोकरेज, जो कैलकुलेशन दी जाती है ना 30 साल की, डायरेक्ट में आप कर रहे हो, रेगुलर में कर रहे हो 30 साल की, भाई साहब उतना एक्सपेंस रेशियो नहीं रहने वाला। एक्सपेंस रेशियो 1/4 1/5 हो जाएंगे। अगर आज आप 1% एक्सपेंस रेशियो है आपका, तो वो 0.25 0.2 पे रह जाएगा 20-30 साल में। तो वो कैलकुलेशन है। तो आपको जो बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है ना भाई, प्लीज ये भी यूज करो। दिया है भगवान ने सबको, मैं कह रहा हूँ सिंपल रखो अपने इन्वेस्टमेंट को। आपको करना है, चलो आपने 80-90% अपना कर दिया, बाकी करो स्टॉक्स, कोई बात नहीं। आपको मजा आ रहा है, स्टॉक्स करो, ETF करो, लेकिन स्टॉक्स में भी कैसे करो। लेट्स अज्यूम आपका पोर्टफोलियो है 1 CR का, 1 CR में आपने बोला 80-85% मैंने एलोकेट कर दिया मेरे म्यूचुअल फंड को। 80 लाख हमने डाल दिया म्यूचुअल फंड में, 80 लाख बचे 20 लाख रुपए। अब इमरजेंसी फंड में अलग रख रहा हूँ आपका, राइट। और आपको कुछ शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए, कुछ चाहिए, मैं सब अलग से कर दिया। ये सिर्फ पैसा जो इन्वेस्टमेंट का पैसा है। अब आपको मजा चाहिए लाइफ में, तो ठीक है भैया, आप स्मॉल केस ये वो करके 5-10 लाख रुपए कर लो, लेकिन 5-10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 5 में वैसे हायर ब्रैकेट बोल रहा हूँ, बट ज्यादा चले तो 10 लाख कर लो। बाकी जो 10 लाख बचा ना, वो अपना दिमाग यूज करके उन्हीं म्यूचुअल फंड्स में 80% में, जब मार्केट फॉल करे इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो, राइट। यानी उस पैसे को आप अलग से रखो म्यूचुअल फंड के लिए। तो यानी कि 90% एलोकेशन म्यूचुअल फंड कर लो, मैक्सिमम 10%, बार बार बोल रहा हूँ, मैक्सिमम 10% अपना स्टॉक्स में कर लो। उसमें भी कैसे करना है, लेट्स अज्यूम 10 लाख रुपए है, तो किसी भी स्टॉक में 50,000 से ऊपर नहीं, यानी कि 5% एलोकेशन मैक्सिमम। तो 20 स्टॉक के आसपास आप रखो, 20, 22, 24, 25, 15 जो भी आपको रखना है, लेकिन मेरा सजेशन है 5% से ज़्यादा एलोकेशन मत करो। और वो भी 20 स्टॉक तब है जब आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 10 लाख रुपए है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट ही 1 लाख रुपए का है तो उसमें आप 20 शेयर नहीं ले सकते। और मैं तो करूँ म्यूचुअल फंड ही करो, ETF कर लो यार, आपको ज़्यादा लग रहा है तो। आपने कहा अगर आपको मज़ा लेना है तो आप स्टॉक कर लो, उसमें भी अगर आपको बहुत ज़्यादा मज़ा लेना है तो उसमें आ जाता है पेनी स्टॉक। पेनी स्टॉक की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? सर सबसे खतरनाक है, सबसे खतरनाक, आपको वैसे नहीं करना चाहिए। इसके लिए एक फंड रिकमेंड कर देता हूँ, मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड। उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर लो, लेकिन फिर भी आपको लगता है नहीं करना है करके, तो भाई करो। हो सकता है आपका कुछ सुजलोन जैसे कहानी बन जाए या कुछ कहानी हो जाए, लेकिन सर चांसेस बहुत कम होते हैं। सर मैं तो सुजलोन को लेके दुखी हूँ। दुखी हो आप। सुजलोन तो मैं 2009 या 10 में देखना 2-3 रुपए के करीब का दिखता था। बहुत टाइम तक वो उतने भी रहा। अब तो 58-59 के आसपास। सर बहुत कम स्टॉक्स ऐसे होंगे जिनमें आप रिटर्न बनाएंगे, लेकिन बहुत कम चांस होते हैं उसमें। दोस्तों, अगर आपने इस पॉडकास्ट को पूरा देखा होगा तो आपको सीखने के लिए इसमें बहुत कुछ मिला होगा। देखिए क्या होता है ना, लोग आपको बहुत सारे सजेशन, आइडियाज़, इनपुट देंगे, बट बहुत कम लोग होते हैं जो आपको रियलिटी बताते हैं, जो तरुण जी ने आपको इस पॉडकास्ट में शेयर किया है। क्योंकि उन्होंने क्योंकि लोग अपने प्रॉफिट बनाने के लिए आपको बहुत सारी सजेशंस, सुझाव देके जाते हैं कि ये कर लो, वो कर लो, बट रियल एलोकेशन कैसी होनी चाहिए, शायद इस पॉडकास्ट के बाद आप रियल एलोकेशन को समझ पाएंगे। आप प्लीज़ अपने, क्योंकि ये 3रा एपिसोड है, मतलब पावर इस एपिसोड, पिछले के 2 एपिसोड से जो मिला है, उसने हमें मोटिवेट किया है कि ये 3rd एपिसोड हम करें। आपके क्वेश्चंस ने हमें मोटिवेट किया है, और जो भी आपके यहाँ पे कमेंट्स होने वाले हैं वो डिसाइड करेंगे कि आगे आने वाले टाइम में हम क्या प्लान करते हैं, कितनी बड़ी प्लानिंग करते हैं। तो ज़रूर देखिए इस पूरे एपिसोड के, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए।
एक रिक्वेस्ट जो हम कभी नहीं करते द योगेश एंड प्रणव शो पे, कि आप हमारे चैनल को लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। आप ज़रूर कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि हम कितनी कोशिश कर रहे हैं, कितना एफर्ट कर रहे हैं आपके लिए वैल्यूएबल वीडियोस लाने के लिए। सो थैंक यू सो मच तरुण जी, आपने इतनी इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन हमारे इस पॉडकास्ट पे शेयर किया। थैंक यू। थैंक यू सो मच तरुण। थैंक यू।